मित्रों, आज ग्वालियर की इस पवित्र धरा पर राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में देश में गेहूं और जौ जिनका संस्थान करनाल में है, उनके तत्वावधान में यहाँ गेहूं और जौ से संबंधित हमारे सारे वैज्ञानिक देश के ख्यातिनाम वैज्ञानिक वो इकट्ठा हुए, प्रगतिशील किसान, इंडस्ट्री से जुड़े लोग और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि। हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि देश में कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए, उत्पादन की लागत घटाने के लिए, ताकि किसान का प्रॉफिट बढ़े, एक तो क्रॉप बार हम विचार करेंगे, फसल बार, जैसे यहां गेहूं पे विचार हुआ। हमने कोयम्बटूर में कपास पे विचार किया, इंदौर में सोयाबीन पे बात हुई, अब लुधियाना में मक्के की कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो हमारी कोशिश है कि एक तो फसल बार, उस फसल से जुड़े हुए सारे प्रमुख लोग इकट्ठे हों, हम लोग विचार विमर्श करें और कैसे उस फसल का उत्पादन बढ़े, उसमें लागत घटे, जो बढ़ते हुए तापमान के कारण या जलवायु में परिवर्तन के कारण जो चुनौतियां खड़ी हो रही है, उनका मुकाबला हम कैसे करें, रोगों का जो आक्रमण होता है वायरस बैक्टीरिया का, उसका मुकाबला कैसे करें। तो फसल बार हम लोग एक तो चिंतन करते हैं और एक हमने सोचा राज्य बार, राज्य की कृषि का रोड मैप बनाए, राज्य की जलवायु, एग्रो क्लाइमेटिक जो जोन्स है वो, माटी में जो तत्व हैं उनको ध्यान में रखते हुए, वहां पानी की उपलब्धता, उसको ध्यान में रखते हुए राज्य के साथ मिलकर राज्यों का कृषि रोड मैप भी बना रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज गेहूं और जौ पर यहाँ ग्वालियर में विचार विमर्श अभी जारी है। कल ये विचार का क्रम शुरू हुआ था और कल तक चलेगा। इसमें जो इस मंथन से जो निष्कर्ष निकलेंगे उसको हम रवि की कॉन्फ्रेंस हम करने वाले हैं 14 और 15 सितंबर को। रवि की कॉन्फ्रेंस का मतलब है रवि की जितनी फसलें हैं उनके बारे में विचार करके किस राज्य में कौन सी फसल बोई जाए, किस क्षेत्र में बोई जाए, राज्यों के साथ मिलकर उसका पूरा रोड मैप बनाएंगे। गेहूं में जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, एक तो मुझे आनंद और प्रसन्नता है ये कहते हुए कि गेहूं का उत्पादन इस साल बढ़ के 117.5 मिलियन टन हो गया। हमने इसमें लगातार बढ़ोतरी की है, वृद्धि की है, रिकॉर्ड उत्पादन आज तक कभी नहीं हुआ। और मोदी जी के नेतृत्व में गेहूं, धान, मक्का, सोयाबीन का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड हमने बनाने का काम किया है। मैं इस उपलब्धि का श्रेय अपने वैज्ञानिकों की बुद्धि को, टैलेंट को, किसानों की मेहनत को और मोदी सरकार की नीतियों को देता हूं। लेकिन अभी आगे 2030 तक, क्योंकि अभी हमारी जरूरत और गेहूं की बढ़ेगी। आज हमारे पास भंडार भरे हैं गेहूं की, चावल की, हमें कोई कमी नहीं है। 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क 5 किलो राशन दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी हमको उत्पादकता और बढ़ाना है। 2030 तक गेहूं के उत्पादन का लक्ष्य हमने 125 मिलियन टन तय किया है और 2050 तक 150 मिलियन टन गेहूं हमको उत्पादित करना है। और गेहूं कैसे ज्यादा पोषण युक्त हो, इस पर भी काम करना है। जलवायु परिवर्तन के खतरों का मुकाबला वो कैसे कर पाए,
इस पर भी हमको काम करना है। ग्लूटिन जैसा तत्व गेहूं में है, जिसके कारण कहते हैं कुछ लोगों के लिए फिर गेहूं खाना नुकसान करता है। उसकी मात्रा को हम कैसे नियंत्रित करके उसको और उपयोगी बनाएं, तो इन सब पक्षों पर काम कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि खाद्य सुरक्षा के लिए गेहूं कितना महत्वपूर्ण है। एक जमाना था जब हम अमेरिका से PL 480 लाल गेहूं मंगाना पड़ता था। आज हमें गर्व है कि हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। ये आत्मनिर्भरता हमारी बनी रहे और आने वाले समय में हम भारत को फूड बास्केट बनाए दुनिया का, ताकि दुनिया की जरूरतें भी हम पूरी कर सके। उस पर आज ये विचार विमर्श जारी है। कृषि मंत्री मध्य प्रदेश ने, मैंने स्वयं इसमें हिस्सा लिया है। जैसा मैंने अभी बताया कि 14 और 15 सितंबर को हमारे पूसा इंस्टीट्यूट में सारे देश की राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, कृषि मंत्रीगण, ऑफिसर्स, वैज्ञानिक, सब प्रमुख लोग बैठेंगे और हम रवि का रोड मैप बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने तय किया कि दलहन और तिलहन में अभी उत्पादन बढ़ाने पर काम करना है। तो वो इलाके जहाँ गेहूं की उत्पादकता कम है, क्या हम उनको दलहन और तिलहन की तरफ ले जा सकते हैं? वहां की माटी में पोषक तत्व और वहां की जलवायु को देखते हम तय करेंगे। एक अभियान और हमने कृषि पे चलाया है, नई योजना बनी है, प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना। उसमें देश के वो 100 जिले हमने चिन्हित किए हैं जहां कृषि की उत्पादकता कम है काफी, तो उनको हमको नेशनल एवरेज पर ले जाने का काम करना है। वो अभियान भी हमारा चलेगा। 6 सूत्रीय रणनीति हमारी, 2 मैंने बताया, उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, तीसरा उत्पादन का ठीक दाम देना, चौथा नुकसान हो जाए तो भरपाई हो, पांचवा कृषि का विविधीकरण, क्योंकि केवल गेहूं चावल नहीं, बाकी जिन चीजों की जरूरत है उनको भी हम पैदा कर पाए, और छठवा प्राकृतिक खेती। मतलब आने वाले समय में ये माटी फसल पैदा करने की स्थिति में बनी रहे, नहीं तो अनियंत्रित और अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग हमारी धरती के स्वास्थ्य को खराब कर रहा है। तो उसके लिए प्राकृतिक कृषि मिशन भी लॉन्च किया है। उसमें भी हम कैसे प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े, ये कोशिश कर रहे हैं। और हमारा प्रयत्न लगातार है कि हम अन्नदाता की इनकम बढ़ाएं और भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करें, ताकि हमें कभी अन्न की, फल की, सब्जियों की कमी ना रहे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि फलों में, सब्जियों में, दूध में, सब में हमारा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। आज का ये 3 दिवसीय जो यहाँ मंथन हो रहा है, ये गेहूं और जौ की उत्पादकता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा और मेरा सौभाग्य था कि इसमें भाग लेने का मौका। आपने जैसे कहा कि एग्रीकल्चर में कुछ कंपनियां पूछ रही हैं जो किसानों को पूरा कर रही हैं, अलग-अलग ले रही हैं। मैंने ये कहा था, बायो स्टूबलेंट के नाम पर, इसको कहते हैं जैव उत्तेजक, कई दवाइयां किसानों को सजेस्ट की जाती कि आप फसल में डालोगे तो उत्पादन बढ़ेगा। अब ऐसी 30,000 दवाइयां बिक रही थी जिनका कोई प्रोटोकॉल पहले तय नहीं हुआ कि वैज्ञानिक रूप से उनका फायदा होगा कि नहीं। हमने, मोदी सरकार ने उस प्रोटोकॉल को तय किया और तय किया कि ICR के 3 संस्थान कम से कम, ये वैज्ञानिक ये सिद्ध करें अलग अलग प्रयोग करके कि इसका फायदा होता है। दूसरे या फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट, तो हम मानेंगे कि ये प्रमाणित है, ये बिकनी चाहिए। नहीं, कई जगह से ये शिकायत आई थी कि हम दवाई डाल रहे हैं, फायदा ही नहीं हो रहा। तो ये प्रोटोकॉल तय किया और अब उनमें से कई कंपनियां आई नहीं, लगभग 22,000 दवाइयां प्रमाणित करवाने, और बाकी जो आई है उनमें से 600 अभी प्रयोग चल रहा है, वो लगातार लगभग 642 ऐसी पाई गई जिससे उत्पादन बढ़ता है। तो हम अब एजुकेट करेंगे किसानों को कि ये दवाइयां हैं, इनसे उत्पादन बढ़ता है, वैज्ञानिक रूप से जो सिद्ध है।
और बाकी को वो अवॉइड करे। ये नहीं चल सकता कि किसी ने कोई चीज बनाई और डाल दो। कई बार भ्रम में डालते हैं और लाभ नहीं होता, इसलिए ये काम किया है। तो ये माना जाए आईसीआर और कृषि विश्वविद्यालय जिन्हें अप्रूव करेगा उन्हीं का इस्तेमाल किया, निश्चित तौर पर फिर उन्हीं का इस्तेमाल होना चाहिए। राज्य सरकारों के पास हम सूचियां भी भेजेंगे, एजुकेट करने का प्रयत्न भी करेंगे। सर अभी भी ग्वालियर संबल संभाग में खाद की कमी देखी जा रही है, क्या कहेंगे? लगातार किसान भारत सरकार खाद का निरंतर इंतजाम कर रही है और लगातार जितनी अपेक्षित मात्रा है लगातार खाद आ रहा है। मध्य प्रदेश में किसान परेशान है, लाइनों में लगा है खाद के लिए। खाद के लिए किसान मध्य प्रदेश में काफी परेशान है, लाइनों में लगा है। इंतजाम में भारत सरकार भी लगी हुई है और वितरण की व्यवस्था राज्य सरकार भी देख रही है। कृषि वैज्ञानिकों को पूरा वेतन नहीं मिल पा रहा, जिनको मिलना चाहिए। ये सच नहीं है कि पूरा वेतन नहीं मिल पा रहा। कृषि विज्ञान केंद्र के मित्रों ने जरूर, क्योंकि अलग अलग कृषि विज्ञान केंद्र अलग अलग संस्थाएं चलाती, कुछ यूनिवर्सिटी चलाती है, कुछ आईसीआर चलाता है, कुछ और कोई चलाता है, तो वहाँ की सेवा शर्तें अलग अलग है, उस पर भी हम लोग विचार करें। धन्यवाद। मोहन बाबा जी से आपकी 45 मिनट तक बातचीत हुई है, कहा जा रहा है कि आपका नाम अध्यक्ष के लिए बहुत देखो, मैं एक ही देश में नंबर 1 है आपका अध्यक्ष। मैं एक ही बात कहता हूँ, मुझे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री का दायित्व सौंपा है और इस समय मेरे हर रोम में खेती और हर सांस में किसान है। चिड़िया की आंख की तरह एक ही लक्ष्य मेरा कि मेरी तरफ जो काम है, कृषि का उत्पादन कैसे बढ़े, किसानों की आय कैसे बढ़े और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कैसे हो, लखपति दीदी कैसे बने। इसके अलावा ना मैंने कभी सोचा है, ना मुझे किसी ने कहा है और ना मैं कभी सोच सकता। मैं कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री हूँ, पूजा की तरह ये काम कर रहा हूँ। किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है और यही पूजा मैं करते रहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 2020 के चुनाव को लेकर